नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। देश दुनिया की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए हम दोनों एक बार फिर से हाजिर हैं। तो हर रोज की तरह सुबह सुबह हम आपकी शुरुआत कराएंगे खबरों के साथ। आज कौन सी बड़ी खबरें हैं जिस पर पूरे दिन हमारी नजर रहने वाली है, कल आपके शहर में क्या हुआ, ये सब कुछ हम आपको बता देंगे अगले 1 घंटे में। और हिमाचल प्रदेश में जुलाई और अगस्त के महीने में बाढ़ और बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई थी। रेलवे ट्रैक जो है कालका शिमला का, वो भी क्षतिग्रस्त हो गया था। लेकिन अब 70 दिन बाद हेरिटेज ट्रैक को खोल दिया गया है। आपको दिखाते हैं कि कहां तक ये टॉय ट्रेन चली और साथ ही जो टूरिस्ट हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पर। कुदरत की मार झेलने के बाद हिमाचल का पर्यटन एक बार फिर पटरी पर दौड़ रहा है। पूरे 70 दिन बाद वर्ल्ड हेरिटेज कालका शिमला रेलवे ट्रैक एक बार फिर गुलजार हुआ। 70 दिन बाद सोलन तक रेल की आवाजाही शुरू हो गई है। ट्रेन में बैठकर टूरिस्ट अब सोलन पहुंचे तो उनका फूल बरसाकर और तिलक लगाकर स्वागत किया गया। यहाँ पर तिलक से जो है वो स्वागत हो रहा है, क्योंकि काफी लंबे अरसे के बाद जो है हिमाचल में खुशी देखने को मिली है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह ये स्वागत कर रही है टूरिस्ट का। आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम यामिनी है। और जैसे कि आप जानते हैं कि 2 महीने के बाद फाइनली ट्रेन पटरियों पर दौड़ पड़ी है और हम लोग इसी खुशी में सभी पैसेंजर्स को तिलक के साथ, फूल के साथ और छोटा सा एक चॉकलेट के साथ स्वागत कर रहे हैं। ट्रेन को फिलहाल सोलन तक बहाल किया गया है, लेकिन शिमला तक रेल बहाल होने में अभी वक्त लग सकता है। हालांकि विदेशी सैलानी रेल सेवा दोबारा शुरू होने से काफी खुश नजर आए। It was slow. It was slow. It was good. It was very. Did you enjoy the scenic beauty? Yes, It it was amazing. How are you feeling now? It's amazing. The road was really beautiful. जुलाई और अगस्त में हुई मूसलाधार बारिश और भूस्खलन के चलते हिमाचल में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। वर्ल्ड हेरिटेज कालका शिमला रेलवे ट्रैक कई जगहों पर हवा में झूलता दिखाई दिया था। कई जगहों पर मलबा ट्रैक पर आकर जमा हो गया था। कई दिनों की मेहनत के बाद अब ट्रैक को सोलन तक शुरू कर दिया गया है। जल्द ही सैलानी शिमला तक दोबारा सफर कर सकेंगे। और अब खबर हरियाणा के करनाल से। आपको बता दें जहां पर भीषण आग का तांडव देखने को मिला, क्योंकि एक धागा फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। कैसे ही आग लगी, मजदूरों का क्या हुआ जो उस वक्त वहां पर काम कर रहे थे, और कितना नुकसान इस आगजनी में पहुंचा है, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में जानिए। करनाल के घरौंडा में एक धागा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आग इतनी विकराल थी कि फैक्ट्री की कई मशीनें और शेड आग की भेंट चढ़ गए। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त आग लगी फैक्ट्री में काफी मजदूर काम कर रहे थे। हालांकि वक्त रहते मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। यहाँ पे आग की सूचना मिली थी, जिसपे दमकल की गाड़ियाँ, ERV और हमारे पुलिस स्टेशन की टीम यहाँ पे मौके पहुँच गई है, जिसपे अब आग पे थोड़ा काबू है। अब कंट्रोल में है, अंडर कंट्रोल। 10-12 गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड की यहाँ पे पहुँची है। तो पता लगा कि कारण क्या है आग लगने का? अभी कारण नहीं पता चला और ना ही जायजा बता सकते कि कितना का नुकसान हुआ है। वो जो ओनर है उससे बातचीत करके और कैसे। तो मजदूर काम कर रहे थे, किसी तरह की कैजुअलिटी, चोट वगैरह तो नहीं? हाँ, मजदूर इवैक्यूएट हो गए थे सभी, और बाकियों को जो एक्स्ट्रा लोग वहाँ पे थे उनको भी निकाल दिया गया। जानकारी के मुताबिक धागा यूनिट की मशीन से निकली चिंगारी के चलते आग लगी थी, जो कि देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री में फैल गई। आग की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थी। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि नुकसान कितना हुआ है इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। नुकसान काफी हुआ है सर? नुकसान तो बहुत है, शेड गिर गए सर। तो धागा बनाने की फैक्ट्री है? धागा और कंबल बनते हैं। तो आगे गोदाम दूसरे सुरक्षित है सर? हाँ, अभी बचाव हो गई। गनीमत रही कि वक्त रहते सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। और ठीक है, बीजेपी की जो परिवर्तन यात्रा है, जब वो राजस्थान पहुंची कोटा में, तो कैसे वहां बवाल हो गया। दरअसल बीजेपी के 2 नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ गए और हालात ऐसे बने कि एक विधायक के बेटे ने कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़ दिया। किन 2 नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ गए और थप्पड़ किसने मारा, और थप्पड़ कांड के बाद वहां पर क्या हुआ, देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के कोटा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
इस वीडियो में विधायक मदन दिलावर के बेटे पवन दिलावर एक बीजेपी कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़ते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कोटा जिले की रामगंज मंडी में बुधवार को परिवर्तन यात्रा के दौरान विधायक मदन दिलावर के पुत्र पवन दिलावर ने आपा खो दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मंच पर होर्डिंग लगा है। तभी पवन दिलावर मंच पर चढ़ते हैं और एक शख्स को थप्पड़ मारकर मंच से नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद मामला गर्मा जाता है। नीचे खड़े कार्यकर्ता हंगामा शुरू कर देते हैं। इसके बाद विधायक मदन दिलावर के पुत्र पवन दिलावर एक बार फिर आपा खोते दिखाई दे रहे हैं और नीचे खड़े लोगों को थप्पड़ मारने का इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। मामला बिगड़ता देख एक पुलिसकर्मी मंच पर आ जाता है और भीड़ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नीचे खड़े कार्यकर्ता आग बबूला नजर आ रहे हैं। देखते ही देखते कुछ लोग मंच पर चढ़ जाते हैं। विवाद बढ़ता देख मंच पर कुछ और पुलिसकर्मी पहुंच जाते हैं और भीड़ को किसी तरह काबू करते हैं। दरअसल रामगंज मंडी में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा निकल रही थी, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ एमएलए चंद्रकांता मेघवाल भी पहुंची थी, जहां उत्तराखंड के सीएम के स्वागत को लेकर मंच सजाया गया था। इस दौरान विधायक मदन दिलावर और चंद्रकांता मेघवाल के कार्यकर्ता स्टेज लगाने के मामले में आमने सामने हो गए, जिसके बाद विवाद बढ़ता चला गया और विधायक मदन दिलावर के बेटे ने आपा खो दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक की करें तो उनके गुंडागर्दी की सरेआम बात हो रही है और वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो कौन है आम आदमी पार्टी के विधायक? गुंडागर्दी इन्होंने कहां पर और क्यों की? क्या आरोप लग रहे हैं? देखिए रिपोर्ट आप। दिल्ली के शाहबाद डेयरी में आम आदमी पार्टी के विधायक जय भगवान उपकार पर सरेआम गुंडागर्दी करने का आरोप लगा है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। उनकी गुंडागर्दी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। सीसीटीवी वीडियो में देख सकते हैं कि आप विधायक जय भगवान अपने कुछ समर्थकों के साथ पहुंचते हैं। इस दौरान वो बुरी तरह तमतमाए हुए दिखते हैं। आप विधायक जय भगवान वहां किसी को धमकाते दिखते हैं और फिर एक शख्स का कॉलर पकड़कर उसे घसीटते हुए ले जाते हैं। जिस शख्स का कॉलर पकड़कर घसीटते हुए ले जाया जा रहा है वो एमसीडी में सफाई निरीक्षक है। इस दौरान विधायक साहब पर उस एमसीडी कर्मी को खूब बुरा भला कहते हुए भी दिखते हैं। बताया जा रहा है कि विधायक जी इस बात से बौखलाए थे कि सफाई निरीक्षक उनके इलाके में साफ सफाई नहीं करता है। इसी बात से बौखलाकर विधायक जी ने अपने समर्थकों के साथ एमसीडी कर्मचारी के साथ न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि लोगों के बीच में कॉलर पकड़कर कुछ दूर तक घसीटते हुए ले गए। घटना के बाद से ही ये वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं एमसीडी कर्मचारियों ने विधायक के खिलाफ शाहबाद डेयरी थाने के बाहर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पीड़ित एमसीडी कर्मी ने पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई। विधायक जी की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। अब खबर राजस्थान के झुंझुनू से आपको बताते हैं, जहां मंत्री बृजेंद्र ओला के काफिले की एक गाड़ी का अचानक बैलेंस बिगड़ गया और उसके बाद इस ओपन गाड़ी में सवार कई बच्चे नीचे गिर गए, जिनमें कई बच्चों को चोटें भी आई हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसी यात्रा या फिर रैली में बच्चों को लाने की क्या जरूरत थी और बच्चों की जान खतरे में डालने का जिम्मेदार आखिर कौन है? देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के झुंझुनू से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां मंत्री बृजेंद्र ओला के काफिले में चल रही एक गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। तस्वीरों में देखिए कैसे काफिले में एक के बाद एक गाड़ियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इसी दौरान एक मोड़ पर मुड़ते वक्त काफिले की एक गाड़ी पलट जाती है और उसमें सवार 5 बच्चे सड़क पर गिर जाते हैं। इस हादसे के दौरान बच्चों को चोटें आई हैं। जो गाड़ी हादसे के शिकार हुई उससे पहले वाली गाड़ी में भी बच्चे सवार थे। इस घटना के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बृजेंद्र ओला खुद राजस्थान के परिवहन और सड़क सुरक्षा मंत्री हैं। सवाल है कि रैली या यात्रा में बच्चों को क्यों ले जाया जा रहा था? गनीमत रही कि किसी बच्चे की जान नहीं गई, क्योंकि अगर पीछे से कोई गाड़ी तेजी से आ रही होती तो बच्चों की जान पर बन सकती थी। दरअसल बच्चों को सड़क सुरक्षा मंत्री के कार्यक्रम के लिए ले जाया जा रहा था, जहां बच्चे हादसे के शिकार हो गए। सोशल मीडिया पर हादसे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिस तरह बच्चों को खुली कार में ले जाया जा रहा था, ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और बात राजस्थान के करौली की करते हैं, जहां पर महिलाओं ने जम करके हंगामा किया। प्रशासन पर उनका गुस्सा ऐसा फूटा कि सड़क पर जम करके बवाल हुआ। दरअसल इस महिलाओं के गुस्से की वजह एक योजना थी। तो ये योजना क्या थी और क्या वजह थी जिसकी वजह से महिलाओं को सड़कों पर यूं उतरना पड़ा? ये जानने के लिए इस रिपोर्ट पर नजर डालिए।
राजस्थान में करौली जिले के सपोटरा इलाके के ग्रामीण बेहद गुस्से में हैं, खासकर महिलाएं, जिन्होंने रास्ता तक जाम कर दिया और सड़क पर जमकर हंगामा करने लगी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर हंगामा क्यों है बर्पा। तो हंगामे के पीछे की वजह जानने के लिए आपको ये होर्डिंग को पढ़ना होगा, जिसमें लिखा है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, राजस्थान में मोबाइल होगा 40 लाख महिलाओं के हाथ। बस यही योजना पूरे बवाल की वजह बनी हुई है। दरअसल राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत लाभार्थियों को फ्री में स्मार्टफोन देने का वादा किया था। सरकार ने वादा तो निभाया, लेकिन अधिकारियों ने इस पर पलीता लगा दिया। अधिकारियों पर लाभार्थियों ने आरोप लगाया कि फ्री में मिलने वाले स्मार्टफोन के लिए घूस लिए और अब तक स्मार्टफोन तक नहीं दिया। फिर क्या था, महिलाएं पुरुष सब इसके विरोध में हंगामा करने लगे और सड़क पर जाम लगा दिया। इसमें एक ताई को पूरे सिस्टम पर आग बबूला होती दिखी। 6 दिन होगा मैं फोन नहीं मिल रहा, 6 दिन में फिर 700 रुपया लिख गया मेरा। आवा जावा 100 रुपया रोजीना लगा मेरा। महिलाओं का हंगामा देख पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूट गए। हालांकि किसी तरह समझा बुझाकर जाम खुलवाया गया, लेकिन लाभार्थियों ने पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि अगर योजना के तहत उन्हें फ्री में स्मार्टफोन नहीं मिला तो वो फिर से सड़क पर हल्ला बोल करेंगे। और बात पंजाब के होशियारपुर की, जहां बदमाशों की गाड़ी का पीछा करते हुए पुलिस की टीम ने फायरिंग की, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बदमाश के पैर में गोली भी लगी है और साथ ही पुलिस ने इस बदमाश की कार को लेकर के क्या खुलासा किया है वो भी दिखाते हैं। सड़क पर बिखरे कांच के टुकड़े, गाड़ी पर गोलियों के निशान, हर तरफ पुलिस का पहरा, अफरा तफरी का माहौल। पंजाब के होशियारपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। जानकारी के मुताबिक रात के वक्त महावीर सेतु के पास CIA स्टाफ बदमाशों का पीछा कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी कर उन्हें पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही बदमाशों ने भागने की कोशिश की, पुलिस की तरफ से फायरिंग कर दी गई। जानकारी के मुताबिक गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ CI ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਬਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਵਾਂਟਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭੱਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਖੋਹ ਦੀ ਹੈ। इस घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि बदमाश कौन था, क्या है उसका आपराधिक रिकॉर्ड, गाड़ी किसकी है, इन सब सवालों का जवाब आना अभी बाकी है। और बात मथुरा की करेंगे, जहां पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन धर्म का अपमान करने वालों पर अपने ही अलग अंदाज में निशाना साधा है। और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर उन्होंने क्या बड़ा बयान दिया, वो भी आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मथुरा के वृंदावन पहुंच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत की है। इतना ही नहीं, सनातन धर्म पर लगातार विवादित बयान देने वाले लोगों को धीरेन्द्र शास्त्री ने खिसियानी बिल्ली बताया। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नौचे जैसा हाल है। इनको पता लग गया कि अब हिंदू जाग गया, अब इनकी दुर्दशा होने प्रारंभ हो गई है। ये जो है खिसियानी बिल्ली है, चिंता मत करो, बहुत जल्दी इनकी फटरी बन गई। इतना ही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री ने भगवान कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी बड़ा बयान दिया। भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां बनी हुई हैं। अगर ऐसा है तो ज्ञान बापी की तरह वो भी खुदना चाहिए, सत्यता निकल के आनी चाहिए। देखो, मथुरा अयोध्या काशी झांकी थी, अब मथुरा बाकी है। धीरेन्द्र शास्त्री मथुरा के वृंदावन में मलुक पीठ आश्रम में पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज जी के जन्मोत्सव के आयोजन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि जल्द ही मथुरा में भी उनका कथा कार्यक्रम होगा और दिव्य दरबार भी सजेगा। और देखिए, सनातन के नाम पर शुरू हुआ जो संग्राम है वो अब भी जारी है और एक बार फिर इस आग में घी डालने का काम किया गया है। जी, आखिर सवाल ये है कि इस बार सनातन का राग किसने छेड़ा है और कौन है वो शख्स जो आग में घी डालने का काम कर रहा है, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में है। सनातन के नाम पर सियासी लड़ाई जारी है और तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर सनातन धर्म पर हमला बोला है
और इस बार राष्ट्रपति मुर्मू का नाम लेकर उन्होंने सनातन के नाम पर धधक रही आग में घी डालने का काम किया है। सुनिए इस बार उन्होंने क्या कहा। राष्ट्रपति को नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि वो एक विधवा हैं और आदिवासी समुदाय से हैं। एक हिंदी महिला अभिनेत्री को नए संसद भवन में ले जाया गया, लेकिन राष्ट्रपति के लिए कोई अनुमति नहीं थी। क्यों? इसी को हम सनातन धर्म कहते हैं। सिर्फ स्टालिन ने ही नहीं, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी बुधवार को संसद में महिला आरक्षण विधेयक पर बोलते हुए नए संसद भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अनुपस्थिति का मुद्दा उठाया और सुनिए क्या कहा। Nice peacock feathers on the ground, nice peacock feathers in the chair. It's a nice, tasteful building. But frankly, I would have liked to see the President of India in this process. The President of India is a woman. चलिए लौटते हैं मंत्री उदयनिधि की बात पर। वो तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने उदयनिधि पर पलटवार किया है। उन्होंने डीएमके को घेरते हुए पूछा कि फिर डीएमके पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी का समर्थन क्यों नहीं किया। बहरहाल संग्राम तो सनातन पर अनाप शनाप बोलने को लेकर शुरू हुआ है और इस लड़ाई की शुरुआत भी तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने की थी। तो अब सनातनियों का गुस्सा देखिए। विरोध की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के रतलाम की हैं, जहां गणेश उत्सव के लिए बने पंडाल में जाने से पहले देखिए क्या किया जा रहा है। उधर स्वामी परमहंस दास ने स्वामी पर कहा कि सनातन का अपमान करने वालों पर एनएसए लगना चाहिए। विश्वेश्वर भगवान आप अपना तीसरा नेत्र खोलें और जो सनातन धर्म विरोधी ताकतें हैं ये समाप्त हों। चुनाव का वक्त है, ये मुद्दा खालिस सियासी है। ऐसे में सनातन को लेकर वार पलटवार का ये दौर फिलहाल जारी रहेगा। विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सभी दल अपना बेस्ट दे रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है और इसीलिए पूरी ताकत एक तरीके से इन सभी राज्यों में बीजेपी ने झोंक दी है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जब राजस्थान के जोधपुर में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे तो कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और राजस्थान में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जोधपुर में प्रचार के दौरान हेमंता ने कहा कि राजस्थान का चुनाव 2024 चुनाव से पहले का सेमीफाइनल है। मोदी जी का चुनाव है, मोदी जी को तीसरा बार भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। राजस्थान का चुनाव आप लोग सेमीफाइनल जैसा मान लो कि यहाँ में 160 170 हम लोग बीजेपी को सीट दिलाऊंगा और मोदी जी को तो 100/100 सीट दिलाऊंगा। होगा ना? 25 से 25। हेमंता बिस्वा शर्मा ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने सवाल पूछा कि गहलोत रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं जाते। पूरा तमाम दुनिया घूमते हैं लेकिन रामलला का भी देखने नहीं जाता है। रामलला का मंदिर देखने से बाबर का मन मुख हो जाएगा, इसलिए बाबर का प्रेम का कारण और रामलला का मंदिर में भी नहीं जाते हैं। खतरनाक पार्टी है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने पूरी कांग्रेस पार्टी को बाबर औरंगजेब की पार्टी बता डाला। पता नहीं क्या बाबर औरंगजेब से क्या प्यार रिश्ता है, पता नहीं क्या खिला देते हैं, पता नहीं। लेकिन एक बात सुनो, हिंदू तो सर्तन जुदा नहीं करते हैं, लेकिन ईवीएम मशीन जब सामने आएगा ना कांग्रेस का सर्तन जुदा कर देगा। आप पक्का सुन लो। हेमंता ने महंगाई, पेपर लीक और सनातन पर विवादित बयान को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। वादा खिलाफी, सनातन विरोधी, ये उनका स्टाइल स्टेटमेंट है और ये पार्टी को राजस्थान का धरती से विदा कर दें। आपको शर्म करना चाहिए कि असम जैसा प्रदेश से आप ज्यादा पैसा पेट्रोल डीजल से ले लेते हो। जो क्वेश्चन पेपर लीक किया है उनको फांसी में लटकाओ, उनको फांसी में लटकाओ। और फांसी में लटकाना तरीका नहीं जानते तो हमें बुला लो, हम सिखा देगा कैसे लटकाए जाते हैं। इस साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें राजस्थान भी एक है। लिहाजा दोनों पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही हैं।
अब बात महिला आरक्षण बिल की, जो आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। और अगर ये राज्यसभा से भी पास हो जाता है तो 27 सालों की लंबी लड़ाई के बाद आधी आबादी को उनका हक मिलेगा। तो चलिए आपको बताते हैं आज राज्यसभा में क्या क्या होगा और साथ ही महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में कल किसने क्या कहा वो देखिए। संसद में ताली बजी, सड़क पर जश्न शुरू हो गया। पहली तस्वीर संसद की लोकसभा की है, जहां बुधवार को नारी शक्ति वंदन विधेयक यानी महिला आरक्षण बिल भारी बहुमत से पास हो गया। आज इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। हम आपको राज्यसभा में बिल पर तैयारी की बातें बताएंगे। पहले लोकसभा की पूरी कहानी समझ लीजिए। नारी शक्ति वंदन विधेयक को लेकर पर्ची से वोटिंग हुई, जिसमें बिल के समर्थन में 454 और विरोध में 2 वोट डाले गए। विरोध किसने किया ये भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले समर्थन में कही गई बातों को सुनना जरूरी है। सबसे पहले बात राहुल गांधी की, जिन्होंने बिल का समर्थन तो किया, लेकिन आरक्षण के भीतर आरक्षण का राग अलापने से नहीं चूके। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। तो लगे हाथ अपनी बारी आने पर अमित शाह ने भी बिना नाम लिए ही पलटवार किया और सुनिए कैसे राहुल गांधी पर तंज कसा। उसमें सिर्फ 3 ओबीसी है। अब इनकी समझ है कि देश सेक्रेटरीज चलाते हैं, मेरी समझ है देश सरकार चलाती है। कोई एनजीओ बना कर दे देता है, चिट्ठियां आकर पढ़ जाना ठीक है। कांग्रेस की तरफ से महिला आरक्षण बिल का समर्थन तो किया गया, लेकिन विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर राजनीति करने से भी नहीं चूकी। ये जुमला है, सबसे बड़ा 2024 का चुनावी जुमला है। विपक्ष की तरफ से जिस बात का सबसे ज्यादा ढोल पीटा गया वो जातिगत जनगणना तो था ही, उसके अलावा जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया वो है बिल को कानून बनाने में हो रही देरी। सोनिया गांधी ने भी इस बिल को अपना बताया और सुनिए कैसे देरी का गाना गाया। इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारत की स्त्रियों के साथ घोर नाइंसाफी है। पहली बार जनगणना और परिसीमन के जिस मुद्दे को विपक्ष की ओर से सबसे ज्यादा तरजीह दी गई, गृह मंत्री अमित शाह ने उन सब की बोलती बंद कर दी। चुनाव के बाद तुरंत ही जनगणना और डिलिमिटेशन दोनों होंगे और बहुत जल्द ये दिन आएगा कि सदन में 1/3 माताएं यहाँ बैठकर देश के भाग्य को तय करती होगी। तो महिला आरक्षण बिल के विरोध में 2 मत पड़े। वो दोनों सांसद AIMIM के हैं। एक तो हैं पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और दूसरे विरोधी बने उनकी ही पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील। बिल विल डिनाई फेयर शेयर टू ओबीसीज। दिस बिल विल क्लोज द डोर्स फॉर द मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट एंड इन द असेंबली सर। ओवैसी के इन आरोपों का बीजेपी की तरफ से जवाब भी दिया गया और ये जवाब दिया केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण वर्जित है। प्रधानमंत्री ने इस बिल के लोकसभा से पास होने पर खुशी जाहिर की। तो आज वहां महिला आरक्षण पर चर्चा होगी, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा भी हिस्सा लेंगे। न्यूज मिल रही है वो आपको जल्दी से बता दें, जिसमें NH-22 पर चावल से लदे ट्रक में भयानक आग लग गई है। वैशाली जिले की सदर थाना क्षेत्र में ये आग लगी है, जहां पर अनाज से लदे ट्रक में ये आग लग गई। तो बिहार के वैशाली से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। चावल से लदे ट्रक में आग लगी, ट्रक के केबिन में अचानक धुआं निकलने लगा। NH-22 पर चावल लदे ट्रक में ये भयानक आग लग गई है। तस्वीरें भी डराने वाली हैं। तो देखिए कैसे अफरा तफरी वहां पर मच गई। बिहार के वैशाली से ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। तो NH-22 पर चावल लदे ट्रक में भयानक आग लग गई है। ट्रक के केबिन में अचानक बताया जा रहा है कि धुआं निकलने लगा, जिसके बाद आग ने पूरी ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया।